Assalamualaikum dear students, welcome to Stars Academy head office Georgetown Lahore. This is me Awais Fida and we are going to start our lecture number 13 today, right? और आज लेक्चर नंबर 13 के अंदर बेटे हम लोग लेफ्ट ओवर टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट लास्ट टाइम कंप्लीट नहीं हो पाया था. येस्टरडे वाज एन ऑफ डे, सो इस वजह से वो भी हम नहीं कर पाए. तो आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के लेफ्ट ओवर को डिस्कस कर रहे होंगे. अगर मेरे बेटे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बात करना शुरू करें तो हम लोगों ने कुछ बातें जो कार्बोहाइड्रेट से पढ़ी हैं कि दीज आर हाइड्रेटेड कार्बन्स, बट एवरी हाइड्रेटेड कार्बन इज नॉट एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट. यानी दोज कार्बन्स हु हैव carbon, hydrogen and oxygen in 1:1 ratio is not necessarily be to carbohydrate in nature. ये ज़रूरी नहीं है. इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि जब कभी कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं तो ये बात आपके साथ लास्ट टाइम होती रही कि इसको हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बोल रहे होते हैं, राइट. अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम आपके साथ मोनोसेक्राइड्स को कंप्लीट किया था. आज हम लोग बात कर रहे होंगे ओलिगोसेक्राइड्स के ऊपर. अच्छा बेटे जी, ओलिगोसैकराइड्स को हम ओलिगोसैकराइड्स क्यों बोल रहे होते हैं? तो हम कहते हैं बड़ी सीधी सी बात यह है कि ओलिगो का मतलब होता है अ फ्यू एंड सैकराइड्स मीन शुगर यूनिट्स, राइट जी बेटे. जी ठीक है बेटे. तो हम लोग जब कभी फ्रुक्टोज को डिस्कस करेंगे ना अभी, तो हम लोग जब कभी सुक्रोज पढ़ रहे होंगे वहाँ पर आपके साथ कॉम्प्रीहेंसिवली फ्रुक्टोज डिस्कस होगा, डोंट वरी, ठीक है, कि फ्रुक्टोज किस तरह से काम कर रहा होता है. अच्छा एनीहाउ जी, हम लोग ये बात करते हैं कि जब कभी आप ओलिगोसैकराइड्स की बात करते हो तो ओलिगोसैकराइड का मतलब होता है अ फ्यू शुगर यूनिट्स, ठीक है. जब कभी आप मेरे बेटे अ फ्यू शुगर यूनिट्स की बात करते हो तो हमने ये बात लास्ट टाइम पढ़ी थी कि इसमें अ फ्यू शुगर यूनिट्स में कितने अ फ्यू शुगर यूनिट्स मौजूद होते हैं. तो हमने कहा भाई जब कभी आप इन अ फ्यू शुगर यूनिट्स की बात करते हो तो ये आपके पास 2 to 9 शुगर यूनिट्स हो सकते हैं. जो हमारी पीटीबी वैसे लिख रही होती है कि 2 to 10 शुगर यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है. तो हम भी 2 to 10 ही लिखते हैं, ठीक है. डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अंदर कहीं पर 11 कहीं पर 9 है, लेकिन हम लोग चूँकि पीटीबी को फॉलो कर रहे होते हैं ज़्यादा तो हम 10 लिख रहे होते हैं. अच्छा, अब हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये जो 2 to 10 शुगर यूनिट्स पाए जाते हैं, ये शुगर यूनिट्स डाइसेक्राइड हो सकते हैं, ये शुगर यूनिट्स ट्राइसेक्राइड हो सकते हैं, ये शुगर यूनिट्स पेंटासेक्राइड्स हो सकते हैं, हेक्सासेक्राइड हो सकते हैं, डेकासेक्राइड हो सकते हैं. यानी मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि मेरे बेटे अगर आप 2 ग्लूकोज जोड़ते हो तो वो आपके पास डाइसेक्राइड शुगर बनती है. अगर आप ग्लूकोज गैलेक्टोज जोड़ते हो तो उस सूरत में आपके पास लैक्टोज शुगर बनती है. अगर आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जोड़ते हो तो उसके सूरत में आपके पास सुक्रोज शुगर बनती है. सो हमने ये कहा कि जी अमूमी तौर पर हम जिन शुगर्स को पढ़ रहे होते हैं वो डाइसेक्राइड की कैटेगरी में आती हैं. यानी हम लोग जो बात पढ़ रहे होंगे, हम या तो एग्जाम्पल पढ़ रहे होंगे मेरे बेटे माल्टोज शुगर की, या मेरे बेटे हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे होंगे लैक्टोज शुगर की, या हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे होंगे सुक्रोज शुगर की, ठीक है. सो ये 3 शुगर्स को हम लोग यूजुअली डिस्कस कर रहे होंगे. अच्छा, अब बात ये है कि जब कभी हम लोग माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज की बात करते हैं तो ये शुगर्स असल में कहाँ पर मौजूद होती हैं? सबसे पहले तो मेरे बेटे बात होती है अकरेंस से एसोसिएटेड. माल्टोज शुगर बेटे आपको नेचुरली कहीं पे भी नहीं मिलती है, यानी इन दैट वे कि भाई कहीं पे माल्टोज ही बनती हो तो वो नहीं बनती है. आपके पास माल्टोज शुगर असल में फर्मेंटेशन के रिजल्ट में या आपके पास किसी
एमाइलोज की डाइजेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रही होती है। इस वजह से जब कभी भी आप माल्टोज की बात करोगे तो आप ये कहोगे कि ये यूजुअली आपको जर्मिनेटिंग सीड में मिलेगी, जर्मिनेटिंग सीड्स में मिलेगी, या मेरे बेटे आपकी बॉडी के अंदर जब कभी एमाइलोज की डाइजेशन हो रही होगी तो आपको माल्टोज मिलेगी। या आप देखते हैं कि आपके पास पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ड्रिंक्स अवेलेबल होते हैं जिनके अंदर आपके पास डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, और वो जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आपको पॉलीसेकेराइड की डाइजेशन से मिल रहे होते हैं उनको माल्टेड वाटर्स कहते हैं। शायद आपने कभी लेमन माल्ट पी होगी, कभी आपने पीच माल्ट पी होगी, एप्पल माल्ट पी होगी, ऑट माल्ट्स पिए होंगे। ये जो सारे के सारे माल्टेड ड्रिंक आप लोग पीते हैं, ये असल में ना मेरे बेटे किसी कॉम्प्लेक्स शुगर को हमने ब्रेक करके शुगर बनाई हुई है, जिसको हम लोग माल्टेड ड्रिंक के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, माल्टोज हम जो कि जानते हैं कि ये इतनी स्वीट नहीं होगी जितनी इंडिविजुअल ग्लूकोज स्वीट होती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपकी ओरल कैविटी में रात को आप कभी ब्रश करना भूल गए और ओरल कैविटी के किसी कोने के अंदर, किसी जोन के अंदर कोई फूड पार्टिकल स्टक रह गया। अब ये सारी रात क्या होता रहेगा कि इस पॉलीसेकेराइड की डाइजेशन होती रहेगी, और ओरल कैविटी में कितनी भी डाइजेशन कर लीजिए, माल्टोज से ज़्यादा डाइजेशन आप ओरल कैविटी में नहीं कर सकते। तो जब आप माल्टोज से ज़्यादा डाइजेशन नहीं कर सकते तो सुबह जब कभी आप उठोगे और अपनी ज़ुबान घुमाओगे और वो रोटी का नवाला दोबारा आपकी ज़ुबान के ऊपर आएगा, मेरे बेटे वो स्लाइटली स्वीट महसूस होगा। तो वो जो स्लाइट स्वीटनेस आपको महसूस होती है, वो क्यों महसूस होती है? उसकी वजह यह है कि ओवरनाइट आपने उस पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में कन्वर्ट किया है। सो ये एक बात तो बड़ी सिंपल सी है। लैक्टोज शुगर आपके पास मेरे बेटे अगेन वो शुगर है जो कि मिल्क में पाई जाती है, और ये एक्सक्लूसिवली आपको मिल्क में मिलेगी। मिल्क के अलावा ये शुगर आपको कहीं और मुयस्सर नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ मिल्क में मिलेगी। मिल्क के अलावा ये शुगर कहीं मौजूद नहीं होती है। इसी तरीके से मेरे बेटे अगर आप सुक्रोज की बात करते हो तो इसको हम लोग कहते हैं कि जी ये आपको शुगर केन में मिलती है, ठीक है जी। या हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि जी ये आपको फ्लोइम सैप के अंदर जो शुगर मिल रही होती है वो भी सुक्रोज होती है। सो इन दैट वे हम लोग ये बात स्टडी करते हैं कि मेरे बेटे ये जो आपके पास शुगर्स मौजूद हैं, ये जिन शुगर्स के ऊपर हम लोग बात पढ़ रहे हैं, ये जो शुगर्स हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं ये इन जगहों के ऊपर यूजुअली मौजूद हुआ करती हैं। अच्छा, अब हम लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो शुगर्स आपके पास फॉर्म होती हैं, ये शुगर्स असल में फॉर्म किस तरह से हो रही होती है, राइट? तो मैंने कहा जी ये शुगर आपके पास फॉर्म कैसे होती है। जब कभी हम लोग इनके मोनोमर्स की बात करते हैं, जी बेटे, ओरल कैविटी में, सिर्फ ओरल कैविटी में। हाँ, बाकी अब आप अगर इंटेस्टाइन में चले जाएंगे तो फिर वहां पर तो बेटे होगी ना डाइजेशन, हाँ वो तो फिर ग्लूकोज में जाएगी। अच्छा, ये ना 2022 का एमडी-कैट का क्वेश्चन भी है कि अगर आप लोग एमाइलोज को एमाइलेज से ट्रीट कराते हो तो फाइनल प्रोडक्ट कभी भी ग्लूकोज नहीं आता है। आपके पास फाइनल प्रोडक्ट हमेशा इस केस के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास अटेन होगा वो फाइनल प्रोडक्ट माल्टोज शुगर ही होगा, ठीक है। सो जब कभी भी हम लोग एमाइलेज जो कि ओरल कैविटी में आपके यहाँ पाया जाता है, उससे जब कभी भी मेरे बेटे ब्रेक डाउन करवाते हैं वो आपको माल्टोज ही प्रोवाइड करता है, कभी भी ग्लूकोज प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा, जब कभी आप मोनोमर्स की बात करते हो तो आप कहते हो माल्टोज में दोनों यूनिट जो अटैच हैं वो अल्फा ग्लूकोज के हैं, दे कंटेन अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। यहाँ पर दोनों अल्फा ग्लूकोज के यूनिट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, जब कभी हम लोग लैक्टोज की बात करते हैं तो यहाँ पर
बीटा ग्लूकोज या बीटा गैलेक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज के यूनिट होते हैं। ठीक है, जब कभी सुक्रोज की बात करते हैं तो हम कहते हैं यहां पर अल्फा ग्लूकोज होती है, साथ में बीटा फ्रुक्टोज शुगर मौजूद होती है। तो बेटे अभी हम जानते हैं कि जी फ्रुक्टोज की बात हमारे लिए पेंडिंग है, इसको अभी हम लोग बात कर रहे होंगे। अच्छा, हम कहते हैं कि जी जरा इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। जी बेटे बताइएगा। नहीं बेटे ऐसी बात नहीं है। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, जो आप गालिबन आपने पढ़ा होगा बलोचिस्तान की बुक के अंदर, तो वो बीटा वाला इशू नहीं है मेरे बेटे। वो इशू जो है ना वो लिवोरोटेटरी वाला है। आप गौर से देखिएगा, आपकी किताब में बिल्कुल इस तरह से लिखा हुआ है कि आपके पास वो जो लिवोरोटेटरी शुगर होती है ना, लिवोरोटेटरी शुगर को आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हाँ, डेक्स्ट्रोरोटेटरी को करेंगे, ये होती डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर है। लेकिन अब बीटा और अल्फा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग अल्फा और बीटा किस बेस पे कहते हैं। अगर वो जो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप जो बनता है, अगर वो अबव द रिंग मौजूद होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बीटा, और अगर वो बिलो टू द रिंग मौजूद होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। तो वो जो अल्फा और बीटा की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे होते हैं ना बेटे, वो असल में वो इन कॉन्टेक्स्ट टू लिवो और डेक्स्ट्रो नहीं है। वो असल में OH की पोजीशन है कि वो OH अबव द रिंग है और बिलो द रिंग है। मैंने एक और बात आपको करवाई थी, मैंने कहा था अगर OH रिंग के अबव होगा तो वो कौन सी शुगर होगी? बीटा। ठीक है, और अगर OH नीचे होगा तो फिर वो अल्फा। मैंने आपको ये भी बात कराई थी, मैंने आपको ये कहा था कि मेरे बेटे ये बात याद रखो कि अगर OH ऊपर है तो B फॉर बर्ड्स, बर्ड फ्लाई इन द एयर। OH ऊपर है तो बीटा, बर्ड्स हवा में उड़ते हैं ना, और एनिमल जमीन पे चलते हैं तो A फॉर एनिमल। अगर OH नीचे है तो अल्फा शुगर, और अगर OH ऊपर है तो उसको हम लोग बीटा शुगर कहते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ बेटे, उसमें ना लिंकेज ही बीटा, उसमें जो लिंकेज बनती है ना डॉक्टर साहब, वो लिंकेज है बीटा 1,4 लिंकेज। अब वो बीटा 1,4 लिंकेज की ब्रेकडाउन होगी सेलुलेज एंजाइम से। सेलुलेज हमारे यहाँ होता नहीं। ठीक है, इनको ब्रेक करने के लिए एंजाइम हमारे पास मौजूद हैं। चलें, जैसे आप कह रहे हैं ना, हम इसी के ऊपर बात करते हैं। हम कहते हैं यहाँ पर ना एंजाइम हमारे पास मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास माल्टेज एंजाइम मौजूद है। भाई लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज एंजाइम मौजूद है। हमारे पास सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए सक्रेज एंजाइम मौजूद है। क्योंकि इनके एंजाइम मेरे बेटे हमारे पास मौजूद है ना, हम इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। सेलुलेज एंजाइम हमारे पास होता नहीं है, इस वजह से हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये बड़ी सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये भी बात हम कर लेते हैं। हम कहते हैं कि देखो कुछ बच्चे, कुछ ऐसे हैं हमारे बच्चे जिनके पास लैक्टेज एंजाइम नहीं होता। ठीक है, अब जब लैक्टेज एंजाइम नहीं होता तो उनके यहाँ, वो जब कभी दूध पीते हैं तो दूध उनके यहाँ डाइजेस्ट ही नहीं होता। अच्छा, इस तरह के बच्चों को इस हाल की बीमारी हो जाती है, डायरिया लग जाता है। क्यों डायरिया हो जाता है इन लोगों को? बेटा उसकी वजह ये होती है कि जब आप एक चीज़ खुद डाइजेस्ट नहीं करते हैं ना, तो बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करता है। जब बैक्टीरिया डाइजेस्ट करता है तो फिर बैक्टीरिया ग्रो करता है, बैक्टीरिया फ्लरिश करता है, इट प्रोड्यूसेस डायरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया अपने टॉक्सिन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। मिसाल के तौर पर मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई फलां चीज़ ना खाएं, आपको बदहज़मी हो जाएगी, आप माहौल ख़राब करेंगे, फार्टिंग गैसेस प्रोड्यूस करेंगे। यार ये क्यों गैसेस हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं? हम क्यों स्मेली गैसेस प्रोड्यूस करते हैं? हम इंसान तो बड़े मुहज़्ज़ब हैं ना जी, तो हम क्यों अपने माहौल को आलूदा करते हैं? बिल्कुल ऐसी महफिल में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है बेटे?
वजह ये होती है कि फूड का, उसका वजह ये है कि बेटे फूड का वो कंपोनेंट जिसे आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो उसे बैक्टीरिया करता है। अब बैक्टीरिया की मर्जी है, वो जो मर्जी गैस रिलीज करे, वो चाहे मीथेन रिलीज करे, आप वहाँ पे आग लगाएंगे आग लग जाएगी, बात तो ठीक है। हाँ, आप वो सल्फर रिलीज करेगा, सल्फर भी प्रोड्यूस हो सकती है, ये बैक्टीरिया की मर्जी है, वो जो मर्जी गैस प्रोड्यूस करवा दे, ठीक है। तो हम कहते हैं ये जो फार्टिंग गैसेज हमारे यहाँ पर, जैसे हम कहते हैं कि जी किसी बच्चे ने ज़्यादा ही गंद डाला हो क्लास के अंदर, तो आप कहते हैं कि आज कोई मूलियाँ खा के आया है। हाँ, ये इस तरह की बातें आप क्यों करते हैं? बिकॉज बेटे आप जो आपके पास मूलियों के अंदर इन जो फूड कंपोनेंट है उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, उनको कौन डाइजेस्ट कर रहा है? उनको बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर रहा है, फिर बैक्टीरिया अपनी मर्जी की गैसेस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है, राइट। अच्छा, एनी हाउ जी, बात मैं फिर रिपीटेडली इस पर आता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये माल्टोज शुगर बनती कैसे है? तो उसने कहा जी माल्टोज शुगर आपने बनानी है तो बेटे जी सीधी सी बात है, पहले तो मेरे साथ आप यूँ ज़रा कोहेरेंस डेवलप करें कि मुझे ये बताइए कि ये रिंग जो है ये पायरॉन रिंग है या फ्यूरॉन रिंग है? पायरॉन रिंग है। अच्छा मेरे बेटे, मैंने आपसे एक बात ये की थी, ज़रा गौर से देखिएगा, CH2OH डन, और ये OH नीचे है, यानी ये CH2OH ऊपर है, दूसरा CH2OH नीचे है। तो अगर एक ऊपर है ये वाला, दूसरा नीचे है, तो ये अल्फा शुगर है बीटा शुगर है? अल्फा शुगर। प्लीज फिर देखिएगा, मैंने कहा ये कार्बन नंबर 2 का OH नीचे है, कार्बन नंबर 3 का OH ऊपर है, कार्बन नंबर 4 का भी नीचे है, तो सिर्फ 3 के ऊपर मैंने ऊपर किया है OH। ये शुगर मेरे बेटे कौन सी शुगर है? दिस इज अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि बेटे मैंने ना ये एक अल्फा ग्लूकोज और प्रिपेयर की, और मैंने इस अल्फा ग्लूकोज को मैंने बेटे दूसरी अल्फा ग्लूकोज के साथ बाइंड करवाना है। अब आप ज़रा गौर करो, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, दिस इज कार्बन नंबर 1। अगर मैं यहाँ पर एक बॉन्ड बनाता हूँ, लेट्स फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता हूँ, तो मुझे बताएं बेटे अगर मैं यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहा हूँ तो मेरे पास माल्टोज जो कि 2 ग्लूकोज से बनी है। देखो जब कभी मैं कहता हूँ ना मैंने 2 ग्लूकोज इकट्ठे किए हैं, तो 2 ग्लूकोज इकट्ठे करने का मकसद ये है कि मैंने C6H12O6 C6H12O6 इकट्ठे किए हैं, C12H24 O12 आना चाहिए, लेकिन मेरे पास बेटे C12H24 O12 नहीं आता। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि मैंने यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव किया है, इसलिए C12H22O11 आंसर आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटे माल्टोज का, लैक्टोज का या सुक्रोज का किसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है? तीनों का, बिल्कुल ठीक है, C12H22O11 बेटे ये सबका यही फॉर्मूला है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। अब आप देख रहे हो कि ये बॉन्ड आपने कहाँ पे बनाया है? आपने कहा जी ठीक है जनाब, हम लोग यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जब कभी बात करते हैं तो माल्टोज में जो बॉन्ड बनता है वो मेरे बेटे होता है अल्फा 1,4 लिंकेज। अब यहाँ पर ना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये गौर से देखिएगा बेटे। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी शुगर होती है, व्हाट इज एक्चुअली रिड्यूसिंग शुगर? देखो सुनो मेरी बात सुनो, मैं ये कहता हूं कि जी मेरे पास जो कोई भी शुगर होगी ना मोनोसेक्राइड, जिसके पास, आपको याद है मैंने आपको उस दिन एक कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने कहा था बेटे जब कभी भी आप एक शुगर बनाते हो तो ये वाला जो कार्बोनाइल कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड होता है, ये मैंने नया हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाया है, ये पहले तो नहीं था। आपको याद है वो स्टोरी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी?
हमने कहा था जी पानी में इनकी मुलाकात होती है और हाइड्रोजन उसको छोड़कर तो इसके पास आ जाती है, ठीक होगी ना बात। तो जब आपने ये कहा कि ये तो कार्बोनाइल ग्रुप था, ये कार्बोनाइल ग्रुप था ना पहले, ये जो OH ऊपर बना, OH ऊपर बने या नीचे बने जहाँ पे भी बने, ये तो कार्बोनाइल ग्रुप होता है मेरे बेटे। ये कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर ये टेंडेंसी है कि ये प्रोवाइड कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है आप यूं समझ लें कि ये कोई नया नवेला जोड़ा है जो बना है OH का, तो बेटे इनके अंदर ना इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। तो हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। सारी की सारी मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग होती हैं। आप प्लीज इस पे गौर कीजिए। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो आपके पास C1 है ये तो इलेक्ट्रॉन दे सकता था, लेकिन जो ये शुगर का ये 4 वाला एंड है ये नहीं इलेक्ट्रॉन दे रहा, ठीक है। तो मैंने तो चलो इसको इंटेंगल कर दिया, लेकिन इसके एक एंड पे तो OH ग्रुप मौजूद है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सो आपके पास डाइसेक्राइड्स भी यूजुअली रिड्यूसिंग होते हैं, सुक्रोज की बात बाद में करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि मेरे बेटे जब कभी आप बात करोगे ना माल्टोज की, तो हम लोग ये कहेंगे कि माल्टोज आपके पास ऐसी शुगर होती है, माल्टोज वो शुगर होती है जो कि रिड्यूसिंग नेचर की होती है। इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर, ये रिड्यूसिंग नेचर की होती है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। हम कहते हैं जी अगली बात करें लैक्टोज की। लैक्टोज हम बनाते हैं। देखो जी, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, प्लीज गौर कीजिए, अगर आपके पास मेरे बेटे ये पायरानॉज रिंग है और मैं आपसे अगर ये कहता हूं कि ये CH2OH है और यहां पर भी OH ऊपर है, तो आप तो ऑब्वियसली ये कहेंगे कि सर ये शुगर कौन सी शुगर है, अल्फा बीटा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। ये आपके साथ उस दिन भी बात हुई थी, बंगड़ा कंडीशन, तो ये हाँ बल्ले बल्ले कंडीशन, तो हमने कहा भाई सही है, ये तो हो गया बात। अब जरा गौर करो, ये वाला OH नीचे है, तीसरे पे भी OH ऊपर बना दिया, चौथे पे भी OH ऊपर बना दिया। अगर मैंने ये दोनों OH ऊपर बना दिया तो ये शुगर कौन सी बन गई, दिस इज गैलेक्टोज शुगर। अब गैलेक्टोज शुगर को मैं रिएक्ट कराने जा रहा हूं विद अ ग्लूकोज, ठीक है जी। कार्बन नंबर 1 CH2OH, तो मैंने इसके साथ रिएक्ट करवाना है, ये फर्ज करें मैंने ये भी बीटा बना दिया, बीटा ग्लूकोज है ना, लेकिन ग्लूकोज में चौथे नंबर पर OH नीचे होगा और तीसरे नंबर पे ग्लूकोज में OH ऊपर होगा। तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, यहां से ये एक बॉन्ड तोड़ते हैं और यहां पर ऑक्सीजन का यूं बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो आपने एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पे रिमूव किया है, ये असल में आपने ना मेरे बेटे β14 लिंकेज बनाई है। तो ये जो आपने यहां पर मेरे बेटे β14 लिंकेज कंस्ट्रक्ट किया है, ये लैक्टेज एंजाइम ही तोड़ सकता है। और चूंकि इसका OH देखें फिर फ्री है, ये देख लें प्लीज, इस टर्मिनल के ऊपर ये OH फ्री है। जब OH फ्री है इस टर्मिनल पे तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कहा जी चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है इस वजह से ये भी रिड्यूसिंग शुगर, ये भी रिड्यूसिंग शुगर। फिर हम आ जाते हैं टूवर्ड्स सुक्रोज, राइट। अब वो आपके साथ वही बात फ्रुक्टोज वाली। जी देखिएगा जरा, मैं कहता हूं जी फ्रुक्टोज कौन सी शुगर है, कीटो है एल्डो है, कीटो शुगर, डन। चले जी मैं फ्रुक्टोज ड्रॉ करता हूं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। कीटो में कौन से नंबर के ऊपर मेरे बेटे डबल बॉन्ड हुआ करता है, सेकंड पर। ले जी सेकंड पे बनाया। बाकी सब के साथ क्या बनाए, हाइड्रोक्सल 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 हाइड्रोक्सल, सबके साथ हाइड्रोक्सल बनेंगे। पहले के साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे,
आखिरी के साथ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और कार्बोनाइल ग्रुप वाले के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। हम कहते हैं भाई ये सबसे सिंपलेस्ट कीटो का स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि बेटे क्या पहली कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है? मैं रिपीट कर रहा हूं, एसिमेट्रिक कार्बन कौन सी कार्बन होती है? जहां पर 4 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए और 4 सिंगल बॉन्ड होने के साथ साथ चारों की चारों एंटिटीज डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन जी पहला वाला तो एसिमेट्रिक नहीं है। क्या दूसरा एसिमेट्रिक है? दूसरा भी एसिमेट्रिक नहीं है। तीसरा है? तीसरा है। चौथा है? पांचवा? छठा नहीं है। हमने कहा भाई, हमने कहा रिंग कब बनते हैं ये बताइए, रिंग कब बनते हैं? आपने कहा सर रिंग हमेशा तब बनते हैं, रिंग हमेशा तब बनते हैं जब कार्बोनाइल कार्बन रिएक्ट करती है लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन के साथ। जब लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन के साथ रिएक्ट होता है तो तब बनता है। तो आप मुझे बता दें रिंग में कितनी कार्बन आ जाएंगी? 6 में से कितनी कार्बन रिंग में आएंगी? 4। जब 4 कार्बन रिंग में होती हैं तो रिंग कौन सा बनता है? फ्यूरानोज। वेरी गुड। अब जरा गौर से सुनो, अब देखो मैं काम करने लगूं। अच्छा, अब मैंने किया ये कि पहला कार्बन तो रिंग से बाहर है तो मैं रिंग से बाहर ही बनाऊंगा। ये देखना, ये हुआ CH2OH, पहला कार्बन रिंग से बाहर। दूसरे कार्बन के पास कौन सा ग्रुप है? कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, कार्बन नंबर 3 देखें, कार्बन नंबर 4 मेरे बेटे, फिर कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 फिर रिंग से बाहर बनाएंगे तो ये CH2OH, ये रिंग से बाहर है। कार्बन नंबर 5 के पास मौजूद है OH ग्रुप। प्लीज इसको फोकस कर लें। अब देखिए पानी वाली वही कार्रवाई आ गई है जो मैं आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहा था। अब क्या हो रहा है, ये जो कार्बन नंबर 2 कार्बोनाइल वाला कार्बन है, ये ऑक्सीजन से क्या कहता है कि मुझसे बॉन्ड बना लो। हाँ, मुझसे बॉन्ड बना लो। ऑक्सीजन कहती है कोई शर्म करो, ऐसा नहीं हुआ करता, मेरे पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है। वो कहता है देखो छोड़ दो उसको। कहती मैं उसको कैसे छोड़ दूं, तुमने तो अपनी 4 पूरी की हुई है वैलेंसीज। कहता मैं तुम्हारी खातिर एक छोड़ दूंगा। उसने छोड़ दिया, राइट। सो उसने जैसे ही लीव किया, अब ऑक्सीजन भी मजबूर हो गई और ऑक्सीजन ने भी मजबूरन हाइड्रोजन को छोड़ दिया। तो हमने कहा जनाब ये नया नया बॉन्ड बना है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? Where did that hydrogen will go? This hydrogen will go to the oxygen. ठीक है, ये ऑक्सीजन के पास गया है। तो मेरे बेटे मैंने कहा हाइड्रोजन का यहां से यहां पे शिफ्ट हुआ। ये वो नया हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो बना है, अभी आपके सामने बना है। क्या बेटे ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है? बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताओ क्या फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है? Yes, fructose is reducing sugar because fructose can provide electron. ठीक है। अच्छा, अब होगा ये कि हम लोग ने इस फ्रुक्टोज को, मुझे बताओ फ्रुक्टोज अल्फा है बीटा है? ये OH ऊपर है, बीटा शुगर है। अच्छा, अब यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं। मैं इसको अरेज कर दूं जी, गैलेक्टोज को, गैलेक्टोज और लैक्टोज का जो स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि हम यहाँ पे बना नहीं पाएंगे ना फिर, तो मैं इसको अरेज कर रहा हूं। तो मैंने कहा जी देखें, मुझे बताएं कि ग्लूकोज में कौन से नंबर पर चेंज आती है OH और H ग्रुप की? कार्बन 3 पे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा गौर से सुनना मेरे बेटे, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई ये आपने बनाया इसका स्ट्रक्चर, यहां पर भी याद रखिएगा हम लोग कार्बन नंबर 3 पर ही चेंज लेकर आते हैं। ठीक है, यानी पहले OH कार्बन नंबर 3 पे बाहर था, तो अब क्या हो जाएगा ऊपर और ये नीचे। कार्बन नंबर 4 पे देखें
तो H ऊपर OH नीचे। अच्छा, यहाँ पर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो समझने वाला है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि बेटे जी जब कभी हम लोग रिंग बनाते हैं, आपने कभी रिंग पहने होंगे हाथों में, तो रिंग कैसे होता है बेटे, यूं गोल है रिंग ऐसे, ठीक है। ये जो चीजें आपको नजर आ रही है ना रिंग के ऊपर, ये जो है वो असल में रिंग इस तरह से गोल है। जो चीजें आपको रिंग के अंदर नजर आ रही हैं वो असल में रिंग के ऊपर हैं, ठीक है। और जो चीजें आपको रिंग से नीचे नजर आ रही हैं वो असल में उस रिंग के नीचे है। जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ कि बेटे आप यूं समझ लीजिए कि ये वो रोटी है जिसपे सालन पड़ा हुआ है। आप ये जरा अंगूठे पे भी गौर कीजिएगा, ठीक है। इसका मुंह इस तरफ है, राइट। अगर मैं कहता हूं यूं कि इसको, ये अंगूठे को टर्न करके रोटी को टर्न करता हूं यूं, ठीक है। जब मैं इसको टर्न करूंगा तो जो चीजें ऊपर होंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वो नीचे गिर जाएंगी। बेटे जी अगर आप पीटीबी अगर आपके पास इस वक्त अवेलेबल है, प्लीज किताब खोलिए, उसको स्ट्रक्चर को गौर से पढ़िए। आप जरा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर खोल के देखें, मतलब आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स, आप देखिए इसको। चलें अब बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि बेटे जी ये जो मैंने फ्रुक्टोज बनाई है ना, ये फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 का मुंह इस तरफ है। हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल बात मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि मेरे बेटे ये समझ रहे हैं, ही इज अ बॉय, हाँ, he is trying to convince a lady, और ये लेडी का मुंह इस तरफ है, ये जा रही है नाराज होके, ठीक है। अच्छा अब इसने उसको अपनी तरफ मोड़ना है तो कैसे मोड़ेगा भाई, उसको कहेगा भाई इधर से इधर टर्न करेगा ना, बाजू पकड़ के उसको टर्न करेगा। और बेटे जी ये जो फ्रुक्टोज आपने बनाई है ये असल में आपने इसको टर्न करना है, फ्रुक्टोज को इस तरफ टर्न करना है। जब आप देखो कार्बन नंबर 2 है ना, आपने कार्बन नंबर 2 के साथ तो बॉन्ड बनाना है, तो जब कार्बन नंबर 2 को आपने टर्न करना है तो कार्बन नंबर 2 अब आ जाएगा इस पोजीशन पे, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 3, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 4, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 5 और ये ऑक्सीजन। बेटे बुनियादी तौर पर जैसे मैंने आपको कहा ना ये आपका हाथ है और ये अंगूठा है, लेट्स सपोज ये इस तरफ है, हाँ, तो मैंने कहा जी अगर आपके पास यूं था तो ये आपने पलटा कर यूं किया, यानी ये यूं पड़ा हुआ था, आपने इसको पलटा के यूं किया। तो जब आपने इस अंगूठे यानी ये उसका जो मुंह था वो आपने यूं चेंज किया है, तो जो चीजें आपके पास यहाँ पर ऊपर नीचे से सारी पलट जाएंगी। यहाँ पर OH ऊपर है, इसका OH कहाँ होगा, नीचे। आप देख लें पीटीबी पे कार्बन नंबर 2 पे OH नीचे बना होगा, ठीक है। जरा 3 पोजीशन पे देखें, 3 पोजीशन पे देखें, हाइड्रोजन ऊपर होगा OH नीचे होगा बेटे, ठीक है। 4 पोजीशन पे देखें OH ऊपर होगा, 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन नीचे होगा, ठीक है। कार्बन नंबर 5 के ऊपर देखें, हाइड्रोजन ऊपर होगा, नीचे CH2OH होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये बीटा हुई अल्फा हुई, स्टिल बीटा। बेटे मैंने ये कहा था कि अगर ये इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में, इफ दिस इज इन सेम सिस पोजीशन, अगर ये सिस पोजीशन में है, ठीक है, तो सिस पोजीशन में होने पर इसको हम लोग बीटा शुगर ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो है तो ये सिस पोजीशन में, हर चीज उलट गई है, तो हमने कहा वो है तो सिस पोजीशन में ही। अब देखो ये OH इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये OH, दिस OH कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, यस। अब जरा देखो, अब देखो मैं कहता हूं जी ये मेरे पास ग्लूकोज है, सिंपल ग्लूकोज बना रहा हूं, कार्बन नंबर 1 CH2OH, सिर्फ तीसरे नंबर पे OH ऊपर मेंशन कर रहा हूं बस, ओके, बाकी सारा नीचे होंगे, ठीक है, डन है। और ये OH और ये H, लो जी बेटे गौर से देखो, उसने कहा हुआ क्या, उसने कहा जी यहां से आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव। तो मेरे पास जो दोनों रिएक्टिव OH थे कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 2 पे, दोनों को मैंने क्या किया, आई एंगेज्ड इन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड,
मैंने तो दोनों को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में एंगेज कर दिया। जब मैंने दोनों को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में एंगेज कर दिया तो डू यू बिलीव कि कोई ऐसा बचा जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है? अब तो इसलिए तो हमने बार बार चीख चीख के कहा कि भाई सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एक और कॉन्सेप्ट समझो, अगर फर्ज करो मेरे पास ग्लूकोज है एक, हाँ ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 होता है ना जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरी तरफ भी एक ग्लूकोज है, तो मैंने 1-1 लिंकेज बना देता हूं, दोनों ही रिएक्टिव ग्रुप्स को मिला देता हूं, क्या वो आपको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? तो भाई ठीक है, सीधी सी बात है, जब आप कभी इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप्स को बांध लोगे तो फिर आपको कोई नहीं दे पाएगा इलेक्ट्रॉन भाई, सीधी सी बात है। हाँ, यानी जब आप क़यादत को ही बंद कर दोगे तो फिर आपको टफ टाइम कौन दे पाएगा भाई? हाँ, यानी जब आपने लीडरशिप ही बंद कर दी सारी और आपने कहा चलो जी लड़ो, हाँ फौज आप जब बंद कर दोगे अपने को तो फिर नहीं प्रोवाइड, आपके पास जो 2 रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे आपने कैद कर लिए, वो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे सकते थे उनको आपने कैद कर लिया। आपने कहा इनको बंद करके रखो, कौन देगा भाई इलेक्ट्रॉन? अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। सो ये बात है, इस वजह से हम लोग ये कह रहे होते हैं कि भाई आपके पास सुक्रोज जो है वो α1 β2 लिंकेज बनाती है और ये आपके पास नॉन रिड्यूसिंग है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती, इट कैंट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, राइट। फिर हम कहते हैं कि जी इनको कॉमनली क्या कहा जाता है? अगर आप इनके कॉमन नेम्स की बात करें तो माल्टोज को हम लोग बोलते हैं माल्ट शुगर, लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर, सुक्रोज को बोलते हैं केन शुगर भी कहते हैं, टेबल शुगर भी कहते हैं और ट्रांसपोर्ट शुगर भी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है भाई इसको ट्रांसपोर्ट शुगर क्यों बोलते हैं? हाँ, अब सवाल ये भी है कि फ्लोइम में यही ट्रांसपोर्ट क्यों होती है? वाई फ्लोइम ट्रांसपोर्ट्स दिस? फ्लोइम इसी को क्यों ट्रांसपोर्ट करता है? हाँ, क्योंकि नॉन रिएक्टिव नहीं है ना, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब हम लोग ने यह कहा कि भाई यहाँ से ऑनवर्ड मूव करते हैं और बात पढ़ रहे होंगे हम लोग पॉलीसैकेराइड्स के ऊपर। अच्छा, वैसे तो अब यहाँ पे जगह नहीं बची तो मैं लिख नहीं रहा। हम पॉलीसैकेराइड्स को मेजरली क्लासिफाई करते हैं इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड 2 तरह के होते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स आपके पास 2 तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। इनकी एक स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन होती है, एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के मुताबिक हम बात करते हैं तो ये या तो आपके पास होमोपोलीमर्स होते हैं या हेट्रोपोलीमर्स होते हैं, यानी ऐसे पॉलीसैकेराइड जो सेम टाइप के यूनिट से बने होते हैं उनको हम लोग होमोपोलीमर्स कहते हैं। ऐसे जिनके हाथ डिफरेंट यूनिट होते हैं, जैसे हेमीसेल्यूलोज के पास डिफरेंट यूनिट्स होते हैं तो उनको हम लोग हेट्रोपोलीमर्स का नाम देते हैं। हम ये कहते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स की अगर आप बात करो तो पॉलीसैकेराइड बेसिकली 4 कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं जो हम लोग पढ़ रहे होंगे। हम लोग या तो बात पढ़ रहे होंगे स्टार्च की, या हम लोग बात पढ़ रहे होंगे ग्लाइकोजन की, राइट, या हम लोग बात पढ़ रहे होंगे सेलुलोज की, या हम बात पढ़ रहे होंगे काइटिन की। तो सबसे बेसिक बात हम लोग करते हैं इनके फीचर्स में जब कभी, तो हम कहते हैं जी सबसे बेसिक जो फीचर डिस्कस किया जाता है
वो तो है कि ये चीज़ें असल में अपने अकरेंस के एतबार से कहाँ पाई जाती है। जब कभी मेरे बेटे हम लोग अकरेंस के एतबार से बात करते हैं ना, तो अकरेंस के एतबार से स्टार्च आपके पास वो कंपोनेंट होते हैं, स्टार्च असल में आपके पास वो कंपोनेंट होते हैं जो कि प्लांट्स में मौजूद हैं और हमें प्लांट के सीड्स में यानी ग्रेन्स में मिल रही होंगी। ये ट्यूबर्स यानी आलूओं के अंदर प्योर फॉर्म ऑफ स्टार्च है, ट्यूबर्स में मिल रहे होंगे। या फिर हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये आपको कुछ फ्रूट्स में मिलेंगे। हालांकि ये कोई इतनी स्ट्रॉन्ग बात नहीं है जो कि हमारी पीटीबी कर रही है कि स्टार्च फ्रूट्स में हो, ज़्यादा शुगर्स होती हैं क्योंकि फ्रूट्स आर यूजुअली स्वीट इन नेचर। मगर जो कि पीटीबी कह रही है तो हम कहते हैं ठीक है जी, जो किताब कहती है किताब पे हमारा ईमान है। दूसरी बात यह कि ग्लाइकोजन कहाँ पे पाया जाता है। वो कहते हैं जी ग्लाइकोजन आपको मिलेगा यूकैरियोटिक सेल के अंदर, एनिमल्स में और फंजाई में एज ए स्टोरेज रिजर्व। ठीक है, जब कभी आप बात करोगे प्रोकैरियोट्स में तो बिल्कुल ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। सेलुलोज की बात करें तो हम कहते हैं जी ये आपके पास प्लांट्स सेल वॉल के पास सेलुलोज पाई जाती है। काइटन की बात की जाए तो मेरे बेटे काइटन आपके पास इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में मौजूद होती है और काइटन फंजाई की सेल वॉल में पाई जाती है। सो इस तरह से एक बात तो हम ये पढ़ रहे होते हैं कि ये चीज़ें आपके पास यूं लोकेट करती हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर हम ये कहते हैं कि बेटे ये जो सारे के सारे आपके पास, जी बताएं बेटे। बेटे देखो दोनों में ही नहीं होती, ठीक है। सुन लीजिए कि ब्रेन के अंदर आपके पास, ब्रेन कभी भी ग्लूकोज को जोड़ के नहीं रखता, ब्रेन को हमेशा फ्रेश ग्लूकोज की ज़रूरत होती है और वो फ्रेश ग्लूकोज ही बॉडी से डिमांड कर रहा होता है। ब्लड में ग्लाइकोजन का सवाल ही नहीं पैदा होता कि ब्लड कंटेन्स ग्लूकोज, इट्स अ स्टोरेज कंपोनेंट, और स्टोरेज कंपोनेंट तो ब्लड में नहीं पाए जाते हैं। सो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ये चीज़ नहीं पाई जाती है। अब ये चूँकि 2022 के अंदर ऐसे बड़े उल्टे पुल्टे से सवाल हैं जो कि बच्चों से पूछे गए हैं, आए हैं पेपर के अंदर, किसी जगह पे ब्रेन को मार्क किया है, किसी जगह पे ब्लड को मार्क किया है, तो ये दोनों ही बातें हम सेंसिबली अगर देखें तो ये दोनों ही नहीं बनते। ठीक है। अच्छा, अगले नंबर पे मेरे बेटे हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं, बेटे चैप्टर नंबर 6 में किंगडम मोनेरा के अंदर अगर आप कभी जाएं तो वो कहते हैं स्टोरेज फॉर्म ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन ही हुआ करता। ठीक है। मोर ओवर जब कभी हम लोग बात पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि जी जब कभी आप बात पढ़ोगे इन टर्म्स ऑफ कभी साइनोबैक्टीरिया के अंदर तो वहाँ पे भी ग्लाइकोजन ही होता है। ठीक है। तो ये आप चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनेरा के अंदर अगर पढ़ते हो तो वहाँ पर बड़ा वाज़ेह है। अच्छा, उसके बाद बेटे हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि हाउ डू काइंड ऑफ मोनोमर्स दे कंटेन, इनके मोनोमर्स कौन से होते हैं। जब कभी आप मोनोमर्स की बात करते हो तो हमने ये कहा कि स्टार्च जो है वो कंटेन करता है, स्टार्च कंटेन करता है अल्फा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन कंटेन करते हैं अल्फा ग्लूकोज, जबकि जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आपके पास मौजूद हैं वहां पर ग्लूकोज बीटा फॉर्म में मौजूद होता है। राइट। यानी जब कभी हम काइटन की बात करते हैं तो ये एन एसीटाइल ग्लूकोज
अमाइन कंटेन करते हैं, ये भी बीटा फॉर्मेशन के अंदर होता है। नहीं जी, यहाँ से ऑनवर्ड अगर हम लोग बात पढ़ें तो मेरे बेटे हम लोग ये देखते हैं कि आपके पास जो स्टार्च हैं ये असल में ऐसे कंपोनेंट हैं जिनके अंदर दो तरह से चेन्स मौजूद होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, पॉलीसेकेराइड्स की। जिसमें भी इमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ये एमाइलोज होता है या एमाइलोपेक्टिन होता है। अच्छा, यूजुअली जब कभी मेरे बेटे आप एमाइलोज की बात करते हो तो ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। और एमाइलोज वो स्ट्रेट चेन है जिसके हवाले से हम ये कह रहे होते हैं कि जब कभी ये एक्वस मीडियम में जाती है ये हेलिकल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करती है। सो इस बेस के ऊपर हमने ये कहा कि एमाइलोज है तो आपके पास स्ट्रेट चेन, बट इट इज प्रेजेंट इन टर्म ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। जब कभी आप एमाइलोपेक्टिन की बात करोगे तो आप क्या कहोगे कि एमाइलोपेक्टिन बेसिकली ब्रांच्ड है, और जब कभी हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये हाईली ब्रांच्ड है। अच्छा बेटे, इसको हम लोग हाईली ब्रांच क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके हर 8 से 10 यूनिट के बाद ब्रांच आ जाती है, जबकि एमाइलोपेक्टिन के यहाँ देखने में ये नज़र आता है कि यहाँ पर विद एवरी 20 to 24 यूनिट्स के बाद ब्रांच आती है। यानी एमाइलोपेक्टिन के यहाँ ब्रांचिंग कम है और ग्लाइकोजन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है, वहाँ पे ब्रांचेस ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। सेलुलोज और काइटिन दोनों ही अनब्रांच्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड है और ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड अनब्रांच्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर मेरे बेटे हम लोग इनके अंदर मौजूद बॉन्डिंग्स का जिक्र करें तो याद रखिएगा जब कभी भी ब्रांच आपके पास यहाँ पे बन रही होती है ये 6 एंड के ऊपर ब्रांच लगना शुरू होती है। इस वजह से अगर हम लोग यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर के बाद अगर आप इसकी बॉन्डिंग्स की बात करोगे तो बेटे हम ये कहते हैं कि ये एमाइलोज कंटेन करते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज, एमाइलोपेक्टिन कंटेन करते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज बी और अल्फा 1,6 लिंकेज बी, क्योंकि ब्रांच कंटेन करते हैं। चले बेटे, आप इसको, मैं ये YouTube पे आ जाएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है जी। मैं इसको रिकॉर्ड करा देता हूँ जी। बताएं कौन से इस यूनिट का? हाँ बेटे, क्योंकि अभी मैं 2 ब्रेक्स आ गई थी उस वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया, तो लेट्स सी कि ये टेस्ट होगा कि नहीं होगा। जब कभी हम एंजाइम पढ़ेंगे तभी हम डिस्कशन तभी करेंगे जब आपके पास एंजाइम का टॉपिक हो जाएगा, उसके बगैर नहीं होगा डिस्कशन, उससे पहले नहीं होगी। टेस्ट आपके पास आ जाएगा, आप उसको ओपन करके फिर कर लीजिएगा अटेम्प्ट, ठीक है जी। सो अल्फा 1,4 लिंकेज है और अल्फा 1,6 लिंकेज है। सेलुलोज में मेरे बेटे बीटा 1,4 लिंकेज मौजूद होता है। इसी तरह से काइटिन के यहाँ भी बीटा 1,4 लिंकेज मौजूद होता है, चूंकि ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड है, राइट। वो कहते हैं जी यहाँ से अगर आप ऑनवर्ड चीज़ों को देखना शुरू करते हो तो हमें ये पता चलता है कि अगर सॉल्युबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो सिर्फ एमाइलोज आपके पास वो कंपाउंड है जो वाटर सॉल्युबिलिटी के हवाले से स्लाइड सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। यानी एमाइलोज स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं और ये हॉट वाटर सॉल्युबल होते हैं। दीज आर द ओनली कंपाउंड दैट आर हॉट वाटर सॉल्युबल। और ये ना बेटे हॉट वाटर सॉल्युबल की बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है। कभी आपने कॉर्नफ्लावर देखा होगा, वो गर्म पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा होता है, या जो कस्टर्ड आप लोग मार्केट में यूज़ करते हैं, ये घरों में बना के यूज़ करते हैं, ये कस्टर्ड भी बेसिकली बेहतरीन एग्जांपल है कि कॉर्नफ्लावर है वो और आप गर्म दूध में डिसॉल्व कर रहे हो। या
हम कपड़ों पे लगाने वाली जो कल्फ इस्तेमाल करते हैं वो भी बेसिकली अगर आप ठंडे पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं लग रही होगी, लेकिन गर्म पानी में डिज़ोल्व करेगा तो वो जेल बन जाएगी। सो एमाइलोज इज़ अ वेरी एक्सीलेंट एग्जांपल। आपको कभी अम्मा ने ये कहा होगा कि कस्टर्ड में जूठा चम्मच इस्तेमाल ना करें। क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि आपकी ओरल कैविटी में एमाइलेज एंजाइम है, अगर आप वो वहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो डाइजेशन हो जाएगी, तो सारे का सारा कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो एमाइलोज की चेन मौजूद है। ठीक है, इसलिए अगर आप बार बार चम्मच हिलाते हैं यूज़ करने के बाद सूप के अंदर, तो वहाँ पर भी एमाइलेज की एक्टिविटी बढ़ती है और वो चेन्स ब्रेक होती हैं और अल्टीमेटली वो थिन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि जब कभी एमाइलोपेक्टिन की बात करोगे, ये सारे के सारे ऑनवर्ड जितने भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। These all are water insoluble entities. They are water insoluble entities. ये सारे के सारे water insoluble होते हैं। कहते हैं जी इसके बाद अगर हम लोग abundance के ऊपर बात करें तो बेटे किसी भी स्टार्च में देखने में ये नज़र आया है कि माइलोज की चेन कम और एमाइलोपेक्टिन की ज़्यादा हुआ करती हैं। इस वजह से अगर आप रिलेटिव abundance के ऊपर बात करते हो तो बेटे स्टार्च में 20% एमाइलोज 80% एमाइलोपेक्टिन होता है, राइट। इसी तरह से हम कहते हैं कि जी ग्लाइकोजन लिवर और मसल सेल्स में ज़्यादा हुआ करता है। सेलुलोज इट इज़ द मोस्ट, जी बेटे हाँ जी, दोनों से स्टार्च बनता है, ठीक है, दोनों से स्टार्च बनता है बेटे। यानी दो तरह की चेन्स हैं जो आपके पास पाई जाती हैं। चलिए बेटे, वैसे आप मैसेज कर दीजिएगा, आंसर मैं कर दूंगा। मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड इन नेचर वो सेलुलोज हुआ करते हैं, जबकि आप कभी सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड की बात करें तो वो काइटन होता है, ठीक है। और मोर ओवर हम ये भी बात देख रहे होते हैं कि आप जब कभी भी सेलुलोज की बात करते हैं तो इसकी जो प्योर फॉर्म है वो कॉटन हुआ करती है। सो कॉटन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। ये कॉटन जो है वो आपके पास प्योर फॉर्म सेलुलोज की कंसिडर की जा रही होती है। फिर उसके बाद मेरे बेटे हम एक प्रॉपर्टी ये पढ़ते हैं कि ये जो आपके पास स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटन पाए जाते हैं, ये असल में बिलोंग करते हैं होमोपोलीमर से या ये हेट्रोपोलीमर होते हैं। तो ये तो बड़ी आसान बात है कि एक ही तरह के यूनिट से चूंकि ये बने हैं, इस वजह से ये सारे के सारे होमोपोलीमर होते हैं। ये सब के सब होमोपोलीमर हैं, ये सब के सब होमोपोलीमर हैं, राइट। यानी ये सेम टाइप ऑफ यूनिट से ही बने हैं। ये जो सारी की सारी स्ट्रक्चर्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेम काइंड ऑफ यूनिट्स, राइट। उसने कहा जी अगले नंबर पर हम लोग बात पढ़ रहे होते हैं आयोडीन टेस्ट के ऊपर। तो आयोडीन टेस्ट बेटे जब कोई भी लीनियर चेंज होती हैं, जो लीनियर रीजन्स होते हैं, लीनियर रीजन आपके पास आयोडीन का ब्लू कलर प्रोवाइड करते हैं, जबकि जहाँ पे ब्रांचेस मौजूद होती हैं वहाँ पर रेड कलर आता है। सो हम लोग ये देखते हैं कि आपके पास जो स्टार्च है यहाँ पर तो आप कहेंगे कि लीनियर चेन्स भी मौजूद हैं और ब्रांच भी मौजूद हैं, तो यहाँ पर तो दोनों आने चाहिए। इस वजह से बेटे अगर आप ओरिजिनली कभी इसको स्टडी करोगे तो आपको ये बात हकीकतन पता चलेगी कि इसका कलर पर्पल वॉयलेट होता है, ठीक है। लेकिन चूँकि हमारी किताब यहाँ पर लिख रही होती है ब्लू, तो हम लोग यहाँ पर ब्लू मेंशन कर देते हैं। पेपर में 2 बार MCQ आया है, उसने कहा जी स्टार्च आयोडीन के साथ कौन सा कलर देती है। जब कभी ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो ग्लाइकोजन रेड कलर प्रोवाइड करता है, सेलुलोज प्रोवाइड नो चेंज इन कलर, यानी ये रिएक्ट ही नहीं करता, यहाँ पे कलर चेंज नहीं होता, हाँ, यानी पे देयर इज नो रिएक्शन
यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हो रहा दोनों के साथ, इसलिए यहाँ पर कोई एक्सक्लूसिव कलर आपके पास अपीयर नहीं हो रहा होता। मोर ओवर मेरे बेटे हम लोग ये कहते हैं कि ये जो यूनिट्स आपके पास पाए जाते हैं दे आर डाइजेस्टेड बाय पर्टिकुलर एंजाइम्स, ये कुछ खास एंजाइम से डाइजेस्ट हो रहे होते हैं। तो जब कभी स्टार्च की डाइजेशन करते हैं तो यूजुअली हम लोग एमाइलेज, एमाइलोप्सिन, टाइलिन वगैरह यूज़ करते हैं। ग्लाइकोजन भी एमाइलेज से डाइजेस्ट हो रहा होता है। जब कभी सेलुलोज की बात करते हैं तो ये सेलुलेज एंजाइम से डाइजेस्ट होता है, जो कि सिम्बियोटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं या मेरे बेटे प्रोटोजोआ प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जब कभी काइटिन की बात करते हैं तो ये काइटिनेज एंजाइम से डाइजेस्ट होता है। मोर ओवर हम कहते हैं कि जी फाइनली जब कभी आप इनके रोल को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं तो रोल वाइज विद रिस्पेक्ट टू रोल ऑफ दीज एंटिटीज हम ये कहते हैं कि स्टार्च प्ले अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन प्लांट्स, ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है इन प्लांट्स, लेकिन इस स्टोरेज पॉलीसेकेराइड को यूज करते हैं एनिमल्स, सो फॉर एनिमल्स। जबकि ग्लाइकोजन प्लांट खुद अपने लिए ही स्टोर करता है, इसलिए ये एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है इन एनिमल्स फॉर देमसेल्व्स, और फॉर एनिमल्स लिख लें, ठीक है जी, एनिमल्स ही के लिए है। जबकि सेलुलोज और काइटिन जो कि सेल वॉल के कंपोनेंट होते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, और चूँकि ये इनसाइड के एक्सोस्केलेटन में भी हैं तो अगेन ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन कंप्लीट आवर ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स एज वेल। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो बेटे वो ज़रूर बताइएगा। साइनिंग ऑफ।